नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात किए थे कि अब बीपीएससी द्वारा एईडीओ का परीक्षा की तैयारी जो होनी थी हम लोगों की प्रैक्टिस सेट के थ्रू, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 जो है प्रैक्टिस सेट 1 इसके जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 2 में जो है जो 100 क्वेश्चन की बात की गई है 100 नंबर की 100 क्वेश्चन 100 नंबर यानी कि कुल 100 सवाल रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। तो हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया ही था। अब तक आप लोगों ने सिलेबस का पैटर्न नहीं देखा तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर सिलेबस का एनालिसिस है, आप लोग देख लीजिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना पेपर का एनालिसिस। देखते हैं कैसा कैसा सवाल है इसमें, और ऐसा ही सवाल बीपीएससी द्वारा पूछा जाएगा, उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन, किससे संबंधित है? तो ये आपका कुम्हरार स्थल जो है ये आपका पाटलिपुत्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। भारत में सरकार, देखिए इसमें एक और बदलाव हम आप लोगों को बता दें कि जो ऑप्शन रहेगा इसमें 1 2 3 4 5 ऑप्शन रहेंगे। इनमें से जो 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी जो अपने बचाव के लिए ये ऑप्शन रखता है कि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, इनमें से एक से अधिक भी हो सकता है। तो आप लोग अपने सावधानी से चुनिएगा इसका उत्तर। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसका जो है प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब चलता है? तो आप लोग लगा चुके होंगे। हम लगाते हैं इसका 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसको क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष बोलते हैं। 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारत के जो संविधान है इसमें संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को ये जोड़ा गया था, जबकि जो 2009 में ये पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था, जोड़ा गया था। अगला सवाल देखते हैं। जो 86वां संविधान संशोधन है 2002 का, इसी में शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया था, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। इसमें अनुच्छेद 21 अंतः स्थापित किया गया था, जिसमें व्यवस्था किया गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 में लाया गया था, 2009 में विधेयक लाया गया था और 2010 में पारित कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल, जैसा कि हमारे संविधान में प्रावधान है कि जो आपातकाल की जो अवधि है और जो चरण है कितना लगता है, जैसे वित्तीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया। तो ये 3 इसमें प्रावधान है। तो इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, जबकि अनुच्छेद 360 की बात करें तो ये वित्तीय आपातकाल की बात करता है, जबकि 356 अनुच्छेद जो है 356 ये राष्ट्रपति शासन को दिखाता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हुए हैं, ध्रुव तारे की ओर कौन सा तारा संकेत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तऋषि। सप्तऋषि जो तारा है 7 बने रहते हैं, जो सप्तऋषि तारे हैं वो कहाँ दिखाते हैं? ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये जो उत्तरी ध्रुव पर, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो हम लोग पहले जानते हैं कि पहला आपका राजस्थान है। तो राजस्थान देखते हैं, पहला ही दिख रहा है राजस्थान। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 जो राज्य हैं क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े राज्य हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक, भारत के प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत के प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक आपके वीए स्मिथ हो जाएंगे।
जो विंसेंट आर्थर स्मिथ के नाम से जाने जाते हैं, वी.ए. स्मिथ, इन्होंने लिखा है भारत का प्रारंभिक इतिहास यानी कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1904 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1904 में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? बिहार प्रदेश यानी कि बिहार का ही पेपर है, इसमें पूछ रहा है कि तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई मतलब कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा शामिल है। तो इसमें से जो कृषि होना चाहिए, कृषि उद्योग जो है वो तेजी से विकास के लिए कारक है। तो इसमें दिया नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह क्या है? तो अगला सवाल आपका 7 नंबर 8 9 नंबर ये रहा। 9 नंबर ये है, इसमें पूछा गया है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो थे, इसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो ये हमारे पहले मुख्यमंत्री बिहार के रहे थे, उसके बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह बने थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? जो पटना लॉन है, जो गांधी मैदान है वर्तमान में, उसको पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। तो इसका नामकरण गांधी मैदान के रूप में कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947, तो इसका नामकरण गांधी मैदान कर दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिरसा को सोते समय कब पकड़ा गया? बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो बिरसा को सोते हुए आपको ई, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, यानी कि कब पकड़ा गया था? तो 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था। ये ऑप्शन में कहीं नहीं है 3 मार्च, ये सब ऑप्शन फरवरी के बने हुए हैं। इसका सही उत्तर होना चाहिए 3 मार्च 1900। तो इसका फिलहाल उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं। बिरसा मुंडा को जानते हैं, मुंडा आंदोलन, मुंडा विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। अगला 12 नंबर सवाल है कि बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक जो पूरा स्थल है, इसकी प्राचीनतम संस्कृति किस काल की है? तो इसकी जो प्राचीनतम संस्कृति है वो आपका नवपाषाणिक है। नवपाषाणिक संस्कृति है, जो नवपाषाण काल में इसका देखने को मिलता है। यहाँ पर हड्डियों के औजार का पाया जाता था। नवपाषाण काल में यहाँ हड्डी के औजार मिले थे। ये चिरांद कहाँ है? तो बिहार के सारण जिले में। चिरांद बिहार के सारण जिले में, ध्यान रखिएगा। घाघरा नदी के किनारे बना स्तूप नुमा भराव से ही जोड़कर इसको देखा जाता है। अगला सवाल है कि ज्ञान दीपक जो है नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञान दीपक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दरिया साहब। दरिया साहब जो थे, ज्ञान दीपक पुस्तक की रचना की थी। ये बिहार वाले के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भोजपुरी कवि और दरियादासी संप्रदाय के संस्थापक भी थे। ये जो दरिया साहब है, भोजपुरी कवि और दरियादासी संप्रदाय के संस्थापक थे। ज्ञान दीपक और दरिया साहब प्रमुख है, इनके जो लेख है, पुस्तक है। दरिया साहब की उनकी आत्मकथा भी है। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी जो 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, तो उसी समय से इसकी बिहार में नींव पड़ी थी तुर्क सत्ता की। ये इब्न बख्तियार खिलजी जो था मोहम्मद बिन तुगलक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये बताना है कि ये जो बोट है, बोट का नाम क्या है? तो बोट का नाम है आपका सेल फेरी बोट। ये ध्यान रखिएगा, सेल फेरी बोट कैसा है? तो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली है। इसका उद्घाटन मार्च 2024 में किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। अब पूछा है कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका विकास जो किया गया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसमें 50 यात्रियों को बैठने की क्षमता है, 50 यात्री बैठ सकते हैं इसमें। यह जो फेरी है वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में चलाया जाएगा। गंगा नदी वाराणसी में ये फेरी का जो चालन होगा उसमें किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था? उत्तर भारत यानी कि दक्षिण को छोड़ करके कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थित है उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में इसका उद्घाटन किया गया है 30 जनवरी 2024 को। इसमें जो है मेक इन इंडिया के तहत इसमें निर्मित मशीनों को लगाया गया है। जब देखें हम डीएनए की जो डीएनए है, डीएनए 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था। इसके लिए 1962 में वाटसन एंड क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। डीएनए आप लोग पता है कि आनुवंशिक क्रियाओं का जो संचालन करने में महत्वपूर्ण होता है ये, और जीन इसकी इकाई है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने वाला है। अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर सवाल है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह क्या है, या भोजन के साथ मिलता है, किससे मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज जो है हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एमाइलेज। स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य पाचन करने वाला होता है। अगला सवाल देखते हैं। लीची का खाद्य भाग है, लीची का खाद्य भाग जैसे 71वीं बीपीएससी में पूछ दिया था आम का खाद्य भाग और नारियल का खाद्य भाग, जैसे नारियल का उसमें ऑप्शन दिया था भ्रूणपोष, उसका भ्रूणपोष उत्तर था, वैसे ही यहाँ लीची का खाद्य भाग पूछा है। बीपीएससी ऐसे सवाल अब पूछने का ट्रेंड बना लिया है, तो पूछ रहा है जूलॉजी से सवाल। इसमें पूछा है कि लीची का खाद्य भाग क्या है? लीची का खाद्य भाग आपका एरिल है। लीची के खाद्य भाग को क्या बोलते हैं? एरिल। इसका वैज्ञानिक नाम, लीची का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लीची चिनेंसिस है, लीची चिनेंसिस, CHINENSIS, लीची चिनेंसिस। इसका खाने वाला भाग एरिल है। इससे रज्जु से विकसित किया जाता है, जिसे बीज डंठल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आम पूछा गया है 71वीं बीपीएससी में, आम का खाने वाला भाग क्या है? तो मध्य फल भी है। नारियल का भ्रूणपोष है। सेब का क्या है? मांसल पुष्पाशय, तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल पूछा जाता है, जाएगा ही। अगला है 19 नंबर सवाल कि पौधों में प्रतिदीप्ति कालिता की खोज किसने की थी? यानी कि पौधों में जो प्रतिदीप्ति कालिता है, जो ल्यूमिनेसेंट है, उसकी खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्नर और एलार्ड जो वैज्ञानिक है इसकी खोज की थी। जैसे कुछ पौधों में खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसे ही पौधों की प्रदीप्ति कालिता कहा जाता है। इसकी खोज 1920 में इन वैज्ञानिकों ने की थी, 1920 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अस्टोमेटा जो है पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। जिनके जो छिद्र होते हैं अस्टोमेटा पे, पौधे उनके द्वारा क्या ग्रहण करते हैं ये पूछा गया। तो पौधों का मुख्य काम है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को निष्कासित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखते हैं। सेरोलॉजी, देखिए अध्ययन पूछा है सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सेरोलॉजी है आपका छिपकलियों का अध्ययन है सेरोलॉजी। अब इसी में आता है सर्पेटोलॉजी आता है छिपकली में भी, सांप में भी, तो उसमें आपका
जो सरीसृप के वर्ग के जो जंतु होते हैं उसमें सर्पेटोलॉजी में आते हैं। सेरोलॉजी सिर्फ इलियो का अध्ययन होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे सांप का अध्ययन होता है ऑफियोलॉजी, उभयचर सरीसृप का हर्पिटोलॉजी होता है, तो हमने बताया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि यदि एक जीवाणु कोशिका का प्रत्येक 15 मिनट यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे। यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 256। कैसे होगा 256? तो प्रत्येक मिनट में 2 भाग, तो यानी कि 120 मिनट में जीवाणुविक कोशिका 256 भाग में निर्मित होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किसकी संरचना से स्पष्ट होता है। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर किसकी संरचना से स्पष्ट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी कि पशुओं में नहीं पाया जाता है। इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज मनुष्य का जो मनुष्यों में होता है इसका पाचन नहीं होता है सेल्यूलोज का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 24 नंबर। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर से सवाल पूछा जाता रहा है। इसमें बताना है कि कौन सा है, आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अस्पार्टेम। अस्पार्टेम जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये ठंडे पेय पदार्थों में पाया जाता है, चीनी से भी अधिक मीठा होता है। अस्पार्टेम जो है चीनी से भी कई गुना ज़्यादा मीठा होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाला धातु का नाम बताइए। बीपीएससी ऐसे सवाल पूछने के लिए जाना जाता है। इसमें पूछा है कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाला धातु का नाम बताइए। तो वो धातु कौन सा है? पारा है। पारा यानी कि Hg। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में पाया जाता है। पारा को अमलगम भी बोला जाता है। अमलगम बनाने में पारा का उपयोग किया जाता है। एक अमलगम बनाने में एक चीज होता है पारा, शामिल होना रहता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लोहे का विशुद्धतम रूप। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? ऐसे सवाल बीपीएससी पिछले, अगर आप लोगों ने एनालिसिस नहीं देखा, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस हमने करवाया। लेटेस्ट में जो बीपीएससी द्वारा एग्जाम हुआ है उसका भी एनालिसिस करवाया है, तो उसमें ये सब सवाल पूछा हुआ है। तो लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पीटवा लोहा। जो लोहे का विशुद्ध रूप है पीटवा लोहा होता है। जो पीट कर बनाया जाता है वो विशुद्ध लोहा होता है, पीटवा लोहा। लोहा जो है एक संक्रमण धातु है जो लोहे का चौथा स्थान है भूगर्भिक तत्वों में। लोहा मुक्त अवस्था में तो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, ध्यान रखिएगा। अगला 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल है आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम यानी कि केमिस्ट्री का सवाल है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ये अकार्बनिक रसायन है। ब्लीचिंग पाउडर जो अकार्बनिक रसायन है, इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो इस तत्व है लिथियम। लिथियम जो आयन है, लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या है सबसे बड़ी है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो होता है त्रिज्या के एक सटीक माप प्रस्तुत करता है। हाइजेनबर्ग को ध्यान रखिएगा, ये त्रिज्या के सटीक माप को प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। अगला सवाल है फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए, जो फल होते हैं, फल को जबरदस्ती पकाने के लिए, बेमौसम पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये कौन सा गैस है जो फलों को पकाने में काम करता है? तो ये गैस है आपका एथिलीन। एथिलीन जैसे पौधों के जो पादप हार्मोन पाए जाते हैं, इसमें पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था पादप हार्मोन के बारे में, जो 5 प्रकार के पाए जाते हैं।
एथिलीन उसमें से एक है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये फल को पकाने में सहायक है। तो ध्यान रखिएगा, ये गंधहीन होता है, रंगहीन होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है जो CH2CH4 होता है, एथिलीन का सूत्र। अगला सवाल देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH प्लस HCl यानी कि HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? इस अभिक्रिया से क्या बनता है? तो NaCl प्लस H2O बनता है। ये कौन सा प्रक्रिया है? ये पूछा है कौन सा प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया आपका हो जाएगा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण प्रक्रिया में आपका जो क्षार होते हैं और अम्ल होते हैं, इसको जो अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 31 नंबर कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब। सभी चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं अपना गुण कब खो देते हैं चुंबकीय होने का? तो इसका सही उत्तर है जब गर्म किया जाता है। देखिए, जब जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं अगर उनको गर्म करते हैं तो उसका जो चुंबकीय गुण होता है वो खत्म हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे कम हो जाता है और वो आपस में चिपकते नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में पूछा है कि फ़ारेनहाइट स्केल में इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा फ़ारेनहाइट में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे होगा? तो जो 50 डिग्री सेल्सियस है अगर इस फार्मूले पे रखेंगे, किस फार्मूले पे? तो C/100 बराबर F माइनस 32 बटे में 180। अगर इस फार्मूले पे आप सेट करेंगे तो ये यहाँ इसका उत्तर आएगा फ़ारेनहाइट में 122 डिग्री। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 40 डिग्री। तो सेम वही फार्मूला लगाना है यहाँ पर भी, और उसी फार्मूला से निकालेंगे तो आप इसको पाएंगे कि 100 यहाँ पर 104 डिग्री सेल्सियस यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल है संघनन क्या है? संघनन क्या है? तो संघनन बताना है कि संघनन क्या है। तो संघनन जो है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। जो वाष्प होते हैं, पानी जो गर्म करते हैं तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको संघनन की क्रिया बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मेल्टिंग। अगला सवाल देखते हैं सोनार तकनीक। सोनार तकनीक के बारे में पूछा है। सोनार तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? सोनार तकनीक जो है ऐसा तकनीक है जिसमें ध्वनि संचरण का उपयोग करके पानी की सतह या उसके नीचे के वस्तुओं को पता लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं, क्या सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक कैसे होगा? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी कि पानी के नीचे समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है, हिमखंडों को पता लगाने के लिए भी हो सकता है, हिमशैलों को पता लगाने के लिए भी, और समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, आयाम रहित राशि है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है, तो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र आपका सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दोनों विद्यमान होते हैं। जैसे अन्य सदिश राशि की बात करें तो विस्थापन त्वरण जो है, विस्थापन बल त्वरण वेग आपके सदिश राशि है। विस्थापन त्वरण वेग बल आपके सदिश राशि हो जाएंगे। अगला है कि हवा में नमी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो होता है हवा में नमी की माप के लिए होता है, जबकि हाइड्रोमीटर जो है क्या करता है? जल का अपेक्षिक घनत्व को मापता है। जल का अपेक्षिक घनत्व कौन मापता है? हाइड्रोमीटर। जबकि जो एरोमीटर होता है, एरोमीटर क्या करता है? वायु एवं अन्य गैसों का वजन एवं घनत्व मापने का काम करता है। वायु एवं अन्य गैसों का वजन एवं घनत्व मापता है। हाइग्रोमीटर हवा में नमी को मापता है। अगला सवाल देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? हरित क्रांति की जो सफलता है किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बीजों की उच्च पैदावार किस्म यानी कि HY हाई यील्ड
हाई यील्ड सीड, HYS हो जाएगा हाई यील्ड सीड, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसकी जो हरित क्रांति के जनक भारत में माने जाते हैं वो MS स्वामीनाथन माने जाते हैं, जिनका 2024 में निधन हो गया था और इन्हें पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार में राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है। शिशु मरणांक दर कैसा है बताना है, झारखंड से तुलना करके पूछा गया है, झारखंड और भारत से तुलना करके पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, झारखंड से अधिक है। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर जो झारखंड से है वो अधिक है। बिहार राज्य में शिशु मृत्यु दर कितनी है, 27 है, जबकि संपूर्ण भारत में कितनी, 28 है। अखिल भारतीय स्तर पर तो 28 है, जबकि भारत में बिहार में कितना है, 27 है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। बिहार के इतिहास में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुशील कुमार मोदी, जिनका निधन हो गया है। सुशील कुमार मोदी द्वारा 2006-07 में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था। 2006-07 में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था। सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू कब की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन यानी कि योजना आयोग में जो FYP होता है, फाइनेंशियल 5 ईयर प्लानिंग होता है, उसमें रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जनता सरकार द्वारा। जब 1978 में जनता सरकार की रूलिंग हुई, जनता पार्टी की सरकार आई जनता सरकार की, तो उसमें रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किया गया था 1971 में। गुरनार मंडल द्वारा रोलिंग प्लान लाया गया था, अनवरत योजना के नाम से भी जाना जाता है इसको। अगला सवाल देखते हैं, गरीबी का अंतर दर्शाता है। गरीबी का जो अंतर है, गरीबी का अंतर क्या दर्शाता है। गरीबी का अंतर जो है ये दर्शाता है कि गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले, जैसे एक BPL रेखा होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, इस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच में अंतर को दिखाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है 43 नंबर। नीति आयोग के अनुसार 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस राज्य के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था। 2021-22 का इसमें करंट पूछा है, 2021-22 में पूछा है कि किस राज्य का MPI इंडेक्स सबसे निम्न था। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहार। ऑप्शन डी यानी कि बिहार, इसका जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इसका रैंक सबसे निम्न था MPI इंडेक्स में। MPI इंडेक्स आपका नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर है कि गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। गरीबी रेखा के बारे में सत्य बताना है कि कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन उपर्युक्त में से कोई नहीं मतलब कि सभी सत्य है। देखिए देखते हैं, NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, तो गरीबी रेखा का आकलन NSSO द्वारा किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका सही उत्तर ये भी है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी है, ठीक है, शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है, ये भी सही है। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि सब सही है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपका 45 वाला सवाल है, 45 नंबर। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए। पॉलिटी का सवाल है बिहार स्पेशल से, कि अगर कोई विधानसभा के अध्यक्ष है पद त्यागना चाह रहा है तो उसे किसे त्याग पत्र देना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। जो राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष है उसको त्याग पत्र देगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 179 आर्टिकल 179 के अनुसार ये त्याग पत्र दे सकते हैं। अगला है कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है आपकी कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 40। विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम संख्या 40 होनी चाहिए, 40 से कम नहीं हो सकती है, आर्टिकल 171 ए में प्रावधान किया गया है।
आर्टिकल 171A में जहाँ जहाँ राज्य विधान परिषद है वहाँ पर सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होगी। 6 राज्यों में विधान परिषद है, जब जो आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश शामिल है इसमें। अगला सवाल देखते हैं, राज्य यानी कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करते हैं। आर्टिकल 217 के अनुसार ये राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करते हैं। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारण करता है? सर्वोच्च न्यायालय में अगर वही बात आ जाएगा तो उसमें संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करता है। अगला सवाल है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में सही वक्तव्य को चुनना है। सही वक्तव्य कौन है सरकार की संसदीय व्यवस्था में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग होना संभव नहीं है। तो यानी कि अलग अलग तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन विधायिका न्यायपालिका के प्रति, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह हो सकती है, ऐसा प्रावधान है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ई होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका ऑप्शन ई होगा। इस जो कार्यपालिका है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। जो कार्यपालिका है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला सवाल है 49 नंबर की भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसी है? जो भारत में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के अनुसार, तो इसमें इसकी शक्ति कैसी है? तो इसकी शक्ति जो है विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति को विधायी शक्ति के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जब देखा जाता है कि लोकसभा के जो सदन है, लोकसभा या राज्यसभा में कोई एक सदन नहीं चल रहा है या दोनों सदन नहीं चल रहा है, तो उसमें अध्यादेश लाया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 50 नंबर सवाल देखते हैं। 50 नंबर सवाल है कि संसद को राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है। किस संदर्भ में इसका संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। राष्ट्रीय हित में जो है संसद राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के किसी मामले में भी कानून बनाने की शक्ति रखता है। जैसे जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उस समय भी संसद राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकता है। ऐसा कब होता है? तो 249 आर्टिकल जो है 249A के हिसाब से ये राष्ट्रीय हित में संसद अपना नियम बना सकता है। जब राज्यसभा ने इस आशय का संकल्प 2/3 बहुमत से पारित किया हो कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तभी ऐसा किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल है, देखते हैं 51 नंबर सवाल। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत ये मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद बी, यानी कि अनुच्छेद 19(1)A, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये मिला हुआ है। हम लोगों को ये अधिकार है कि हम लोग कहीं भी अपने मकान पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये किस केस में आया था? तो ये आपका एक केस था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल केस। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल केस, इसी केस में ये बताया गया था कि जो हम झंडा है निजी भवन के ऊपर भी फहरा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा एक ऐसा अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो वो अधिकार कौन सा है आपका? शिक्षा का अधिकार। यानी कि शिक्षा का अधिकार कब आया था? हमने ऊपर डिस्कस किया था पहले ही सवाल में कि जो 86वां संविधान संशोधन था, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसके तहत अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार डाला गया था, जो कि मौलिक अधिकार के रूप में काम करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है इसमें। आगे देखते हैं। आगे है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है?
प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम राइट किसके अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता? तो ये आता है आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ कहीं भी बाहर घूमने, सभा बुलाने और आवास कहीं भी घूमने जाने का अधिकार इसमें शामिल है अनुच्छेद 19 1 के अंतर्गत। ये आता है आपके वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। जो अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 जो है आपका गिरफ्तारी से संबंधित है, गिरफ्तारी से निरोध। और अनुच्छेद 21 जो है निजता का अधिकार, जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है इसमें आता है। जब 22 की बात करते हैं तो 22 में जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण है। आगे देखते हैं, अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में कौन सा अनुच्छेद मान्यता देता है? तो वो अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 343 यानी कि 343 343 नंबर अनुच्छेद जो है भाषा से संबंधित है। इसके लिपि को बताया गया है कि देवनागरी लिपि होगी। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 245 यानी कि 245 अनुच्छेद जो है इसमें कहा गया है कि 245 से 255 के बीच संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वर्णन है, वितरण का वर्णन है। अनुच्छेद 245 के अनुसार जो है संसद द्वारा बनाए गए कानून के बारे में राज्य क्षेत्रीय परिवर्तन के आधार पर आपत्ति जो है नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 245। आगे सवाल देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, देखिए अनुसूची आप लोगों को याद कर लेना है। अनुसूची से बीपीएससी मोस्ट सवाल पूछता ही पूछता है, जरूरी है, सवाल पूछना तय है। जैसे इस बार अनुसूची 1 2 3 4 5 6 से सवाल पूछ दिया था, इसमें से कौन सा सही नहीं है। आप लोग अनुसूची याद रखिएगा, 12 जो अनुसूची है इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा है कि 8वीं अनुसूची में वर्णित क्या है? तो 8वीं अनुसूची जो है आपकी भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की बात की गई है। मूल संविधान में तो 14 भाषा थी, मूल संविधान में 14, बाद में 8 जोड़ा गया, यानी कि 21वां का अमेंडमेंट एक्ट में, फिर से 71वां में जोड़ा गया, फिर से 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसमें सिंधी जोड़ा गया था, इसमें मणिपुरी, नेपाली और जोड़ा गया था, और इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ी गई थी। तो ध्यान रखिएगा। ये राजनीतिक दल परिवर्तन, दल बदल, ये आपकी 10वीं अनुसूची में शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची की है, 11वीं अनुसूची में, और ये 12वीं अनुसूची का शहरी स्वशासन व्यवस्था है। तो आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार गैस है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार गैस है? तो इसका सही उत्तर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा सहयोग करता है, ज़्यादा सर्वाधिक जिम्मेदार है। अन्य गैसें जैसे मीथेन भी हो गया, ये भी जिम्मेदार है, लेकिन सर्वाधिक जो है CO2 है। आगे देखते हैं। आगे है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए वलपक्रम जो है, वलपक्रम आपका मेघालय में तो है, वलपक्रम मेघालय में है, लेकिन जो पन्ना है, पन्ना नेशनल पार्क, ये बिहार में न होकर कहाँ है? MP में है। पन्ना नेशनल पार्क आपका MP में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी गलत है, बाकी 3 सही है। देखते हैं कौन है अगला। 68 में ही, 68 में देखिए गुइंडी है, गुइंडी आपके तमिलनाडु में है, गुइंडी आपके तमिलनाडु में है। मोलेम आपका गोवा में है, तमिलनाडु, गोवा, ये सही है। अगला सवाल देखते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे कम वन आच्छादित किसमें है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ में। ये 2021 के डेटा पर है, 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार ये चंडीगढ़ इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं। अगला है, ये आपका इन्वायरमेंट चल रहा है। अगला है कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? जिसमें उल्टा और सीधा, यानी कि ऐसे पिरामिड, उल्टा और सीधा भी पाया जाता है और सीधा और उल्टा भी पाया जाता है, यानी कि ये पिरामिड जो है किसमें पाया जाता है? तो ये पिरामिड जो आपका पाया जाता है
वो है आपका जीवभार का पिरामिड। जीवभार का जो पिरामिड है इसमें पाया जाता है उल्टा और सीधा, जबकि जो ऊर्जा पिरामिड है, ऊर्जा पिरामिड ये हमेशा ही सीधा ही होता है। ये एक दिशीय होता है ऊर्जा पिरामिड और सीधा पाया जाता है। जबकि बात करें जैसे समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड कैसा होता है, तो वो उल्टा दिखाता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का। और जबकि घास स्थल का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। घास स्थल का पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है। तो ध्यान रखिएगा ऊर्जा पिरामिड, जो ऊर्जा का पिरामिड है ये 10% के नियम पे चलता है, जो कि लिंडमैन के अनुसार दिया गया था, 10% का ऊर्जा नियम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्री तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह वृत्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप भी शामिल है। तो कौन सा है वो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो आपके तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच वाला जो भाग है उसमें स्थित है। जीवमंडल ये श्रीलंका से आगे भारत के दक्षिण पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसमें कुल 21 द्वीप शामिल है। ध्यान रखिएगा। नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड है। सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपके तमिलनाडु और केरला कर्नाटका के ट्रांजैक्शन पे स्थित है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आगे देखते हैं। आगे है सुर्खियां बटोरने वाला लिस्बन घोषणा। लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन घोषणा जो है आपके महासागर के संरक्षण से संबंधित है। महासागर से संबंधित है लिस्बन घोषणा पत्र। ध्यान रखिएगा। जैसे वर्तमान में ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर के बारे में खूब चर्चा हो रही है। जैसे 71वीं यूपीएससी में पूछा कि कौन सा ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया था, तो वहाँ याला ग्लेशियर जो ऑप्शन में था, इसका सही उत्तर था याला ग्लेशियर। तो ध्यान रखिए, ग्लेशियर से भी सवाल पूछा जा रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन को सही बताना है, कौन सा कथन सही है। इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। तो ये आपका जो है ये बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना में सिक्किम की जनसंख्या जो थी कितनी थी? 6 लाख थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान बड़ा है। ये आपका जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ है? राजस्थान बड़ा है। इसमें देखते हैं भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि ऐसा नहीं है, 2.4% होना चाहिए। 2.6% ना होकर के 2.4% होना चाहिए। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। भारत में 2001 से 11 के दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? दशकीय डिकेडल वुमेन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछा है, कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 18.12%। 2001 से 11 के बीच दशकीय महिला वृद्धि दर जो थी 18.12% थी, जबकि पुरुषों की दशकीय वृद्धि कितनी थी? तो 17.19% थी पुरुषों की दशकीय वृद्धि दर थी। जब हम बात करें ओवरऑल दशकीय वृद्धि की, तो ओवरऑल दशकीय वृद्धि कितनी थी? 17.64 ओवरऑल दशकीय वृद्धि थी, जबकि महिला के 18.12 और पुरुष का 17.19% दशकीय वृद्धि थी। तो ध्यान रखने लायक है। अगला देखते हैं 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल कहता है कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को देखिए। जैसे कुल जनसंख्या हो गया, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहेंगे? तो इस क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व, इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व और बिहार का जनसंख्या, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? तो बिहार का। कितना था? 1106 था, 1106। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि कम में अरुणाचल प्रदेश 17 जनसंख्या घनत्व था। आगे देखते हैं। आगे इंग्लैंड में स्थित पिनाइन पर्वत श्रेणी, पिनाइन पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा क्या है? पिनाइन पर्वत श्रेणी कहाँ है आपका? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में पूछा है कि पिनाइन पर्वत श्रेणी का दिशा क्या है? तो इसका दिशा है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिनाइन पर्वत को इंग्लैंड की रीढ़ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड की रीढ़,
रीड, इंग्लैंड की रीड कहा जाता है पिनाइन पर्वत से इनको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है। दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु प्रकार का कौन नहीं है, तो ये आपका साइबेरिया हो जाएगा। साइबेरिया क्या है, तो साइबेरिया आपका ध्रुवीय क्षेत्र का है, यानी कि जो ठंडे क्षेत्रों में पाया जाने वाला है उसके बीच में ये पाया जाता है, साइबेरिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 68 नंबर है कि कौन सा एक भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है, प्रकार का जलवायु नहीं है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है कौन सा एक है क्षेत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड जो है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है। तो ये कैसा है, तो जो इस जलवायु के अंतर्गत जो है, जो न्यूजीलैंड है ये शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। शीतोष्ण यानी कि ठंडे और उष्ण दोनों इसमें शामिल होता है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु है इस कितने डिग्री के बीच में पाया जाता है, तो 30 डिग्री से 40 डिग्री के अक्षांश के बीच पाया जाता है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। बीपीएससी 71वीं में सवाल पूछा गया था कि जो 30 से 40 डिग्री के बीच है उस क्षेत्र को किस जलवायु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे सवाल पूछा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एडीओ का पेपर जो है बीपीएससी कंडक्ट करवा रही है, उसमें ऐसा सवाल बनने की गुंजाइश रहेगी। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पंपास। पंपास जो है यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार नहीं है। इसमें कौन कौन शामिल है, तो मध्य चिली है, केप टाउन है, एडिलेड है। मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड इसमें शामिल है, जबकि पंपास जो है इसमें शामिल नहीं है। पंपास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका का भाग है पंपास। इसमें ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, आसमान साफ तथा तापमान अधिक होता है, शीत ऋतु में वर्षा भी होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता की बात कर रहे थे। आगे देखते हैं। अगला है कि खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतरासु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जापानी सूर्य देवी, यानी कि ऑप्शन सी, जापानी सूर्य देवी के नाम पर पार्टिकल अमैतरासु का नामकरण किया गया था। जापानी भाषा का ये जो जापानी भाषा में स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले महान आकाशीय सूर्य देवी है, जिसे जापानी शाही परिवार में वंश होने का दावा किया गया है। यह शिंटो धर्म के अनुसार महत्वपूर्ण देवी है, शिंटो देवी। ये सवाल ऐसे रैंडमली पूछा गया है, इसका सही उत्तर सी है। अगला सवाल देखते हैं 71 नंबर की चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है, चंद्रमा के समान कौन सा ग्रह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रमा के समान कौन सा ग्रह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध। जो बुध है चंद्रमा के समान है। ग्रहों में मात्र बुध और शुक्र की दिखने वाली कलाएं होती है, इसी प्रकार कलाएं चंद्रमा में भी पाई जाती है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा। अगला है 72 नंबर, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कितनी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कितनी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अवसर। अधिकतम दूरी अवसर कब होता है, अवसर, तो ये अवसर जो होता है 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को अवसर होता है, जबकि जो अधिकतम न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसौर बोलते हैं। उपसौर को न्यूनतम दूरी, यानी कि ये कब होता है, तो ये आपका 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को उपसौर होता है और अवसौर कब होता है, 4 जुलाई को। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 72 नंबर सवाल का आता है 73 नंबर है, लौह अयस्कों में बैलाडिला में किसका खनन होता है। लौह अयस्कों के जो प्रकार है बैलाडिला में किसका खनन होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का अयस्क है। तो जो बैलाडिला है छत्तीसगढ़ का, बैलाडिला में ही हेमेटाइट का खनन होता है। जो अन्य अयस्क है, जैसे यहाँ पे अन्य अयस्कों की बात करें, जैसे कि ये हो गया सीडेराइट, मैग्नेटाइट और जो लिमोनाइट, ये भी जो आपके लौह अयस्क के प्रकार है। अगला सवाल देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर सवाल है कि ग्रीष्म ऋतु में
ग्रीष्म ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण क्या है? ग्रीष्म ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई क्यों हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई इसलिए हो जाएगा कि ये तो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर वर्षा होती है, लेकिन कब होती है? जैसे हम लोग देखें, ऐसे भारत के मानचित्र बना करके, तो ये जो इधर से जो हवाएं आती है और फिर यहाँ से घूम जाती है, यानी कि उत्तर पश्चिम से जो हवाएं आती है, उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं के द्वारा जो है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं होता है, लौटते हुए उत्तर पश्चिम मानसून होता है, न कि दक्षिण पश्चिम मानसून। ये पश्चिमी विक्षोभ ये तो दिल्ली तक रहता है, कहीं कहीं बिहार तक आता है, लेकिन ये तमिलनाडु तक नहीं पहुंच पाता है। पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं वो मध्य सागरीय क्षेत्र से आता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ई। आगे सवाल देखते हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्य तिथि क्या है? इसका सामान्य तिथि है 15 अक्टूबर। हैदराबाद के दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है। इसका सही उत्तर 15 अक्टूबर हो जाएगा। अगला है त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? देखिए, भारत जो जलवायु वैज्ञानिक है, त्रिवार्ता है, कोपेन है, ये लोग जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो इसमें पूछा है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है त्रिवार्ता के अनुसार। त्रिवार्ता ने क्या बताया था कि भारत की जो जलवायु है उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। उपोष्ण मानसूनी जलवायु को त्रिवार्ता ने बताया था। जो इसका विस्तार जो है महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तथा रसेदार फल जो है पाया जाता है। ये जो है उपोष्ण मानसूनी जलवायु का प्रकार है। अगला है कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 82.5 डिग्री पूर्व। 82.5 डिग्री पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ये रेखांश है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसमें 5.5 घंटा आगे दिखाया जाता है मानक समय को। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः किसका भाग था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का भाग था भारतीय उपमहाद्वीप। जैसे गोंडवाना लैंड को बताया गया कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। तो भारत किसका पहले उपमहाद्वीप हुआ करता था? गोंडवाना लैंड का। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। आगे देखते हैं 79 नंबर। ग्रीनविच माध्य समय GST में भारतीय मानक समय IST कितना घंटा आगे रहता है? जैसे देखिए हमने 77 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस किया कितना घंटा आगे रहता है, तो 5.5 घंटा। 5.5 घंटा 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर है, तो 5.5 घंटा आगे रहता है। अगला सवाल है 80 नंबर सवाल है कि 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? 1815 में कौन सा पुस्तक का प्रकाशन राजा राम मोहन ने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तुहफत उल मुवाहिदीन। तुहफत उल मुवाहिदीन की रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तुहफत उल मुवाहिदीन किसकी रचना है? तो राजा राम मोहन राय की। कब प्रकाशित हुआ? तो 1815 में प्रकाशित हुआ था। राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक आपको हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। इसमें कई लोग शामिल थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक भी शामिल है। तो बाल गंगाधर तिलक का नाम यहाँ पर मेंशन है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो बाल गंगाधर तिलक के अलावा विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बलाल नाम जोशी, बामन शिवराव आपटे, ये लोग इसमें शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक भी उसके इंचार्ज है, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। अगला है कि अबुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया था? ये बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। बीपीएससी ऐसे प्रश्नों को खूब पूछता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अल हिलाल। अल हिलाल का संपादक कौन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद अल हिलाल के संपादक थे। जबकि कामरेड के संस्थापक कौन थे? कामरेड के संपादन किसने किया था?
तो इसका मोहम्मद अली, मोहम्मद अली ने कामरेड का संपादन किया था। जबकि जमींदार जो है, जमींदार का संपादन किसने किया था? मोहम्मद जफर अली खान जमींदार। बंगाल गजट जो है गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा लाया गया था। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। लेकिन यहाँ पूछा गया कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादन कौन थे? तो समाचार पत्र के संपादन आपके हो जाएंगे अरविंदो घोष। अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1906 को वंदे मातरम समाचार पत्र अरविंद घोष द्वारा, जबकि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचना की थी। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? किस वर्ष? वो वर्ष का नाम बताना है। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1878, यानी कि ऑप्शन ए 1878 में समाचार पत्र का प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसमें इसे इसी समय वर्नाक्यूलर प्रेस पारित किया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा। लॉर्ड लिटन के काल में ही ये सब भाषाई समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाया था। अगला है कि 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जगदीशपुर, यानी कि आरा के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। जबकि झांसी से कौन कर रहे थे? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। जबकि ग्वालियर से कौन कर रहे थे? तो ग्वालियर से आपका ग्वालियर से भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। जबकि मेरठ जहाँ पर 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरू हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रभारी अधिकारी पूछा है तो इसका सही उत्तर दिल्ली में इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में कौन था? यहाँ पे निकोलसन और हडसन। निकोलसन भी था, जॉन निकोलसन, और लेफ्टिनेंट हडसन, ये दोनों शामिल थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया था? 1857 के विद्रोहियों को किसने धोखा दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विश्वनाथ दुबे। विश्वनाथ दुबे जो थे 1857 में विद्रोहियों को धोखा दे दिए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को पकड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाए थे। इस प्रकार से इसने धोखा दिया था। 88 नंबर सवाल कहता है कि शेरशाह की भू लगान व्यवस्था के निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? भू लगान की व्यवस्था की किससे तुलना की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कर्नल रीड द्वारा लाया गया था, इस व्यवस्था के जो है तुलना शेरशाह की भू लगान व्यवस्था से की जा सकती है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अगला सवाल देखते हैं। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, माहलवाड़ी व्यवस्था है, जमींदारी व्यवस्था, ये कृषि के अंतर्गत शामिल व्यवस्था थी। अगला सवाल देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है। कौन सा है? कैसा द्वार है? कहाँ की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी। दक्षिणी द्वार कौन है? तो बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है, दक्षिणी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज एवं मशरिक यानी कि पूर्व का सिराज कहा जाता था? पूर्व का सिराज किसे कहा गया है? पूर्व का सिराज आपको जौनपुर जिला को कहा गया, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है। ये फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां के याद में इसका स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां के याद में। ध्यान रखिए। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के समय
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उदार किस्म का व्यक्तित्व था, तो इसे लाख बख्श कहा गया है, लाख बख्श। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। गुलाम वंश का संस्थापक भी रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके समय में गुलाम वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो लाहौर में हुआ करती थी। उसके बाद जो वास्तविक संस्थापक है गुलाम वंश का, वो इल्तुतमिश आता है, जिसकी राजधानी आपकी दिल्ली हुआ करती थी। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासक बनती है, जो बलबन है। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक के बाद दूसरा शासक खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। आगे सवाल देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शम्सी का निर्माण करवाया था? हौज ए शम्सी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हौज ए शम्सी का निर्माण आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। हौज ए शम्सी क्या है? तो ये तालाब है, तालाब। इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश। तालाब है ये एक प्रकार का, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। शम्सी परिवार होने के कारण इस तालाब को हौज ए शम्सी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हमने बताया है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक रहा है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपका 93 नंबर। बिगरा राज ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? बिगरा राज चौथे ने अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा का मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कॉलेज, यानी कि ऑप्शन ए। इसके पहले ये क्या था? ये कॉलेज था। विशल देव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बिगरा राज चतुर्थ। इसने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। जी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद के रूप में इसका निर्माण करवा दिया गया। अगला है ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? किसके काल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चालुक्य काल। ऐहोल जो है चालुक्य काल के संदर्भ में आता है। इसका जो चालुक्य के जो बीजापुर जिले में कर्नाटक में स्थित था चालुक्य ऐहोल जो है। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। ऐहोल से रवि कीर्ति द्वारा रचित जो अभिलेख मिला है, उसमें कवि ने कालिदास और भारवी ने अपनी तुलना की ऐहोल के साथ साथ जो रवि कीर्ति का अभिलेख है उसका निर्माण किया है। ये किससे संबंधित था? चालुक्य काल से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सिंधु घाटी के लोग थे। सिंधु घाटी के लोग कैसे थे? सिंधु घाटी के लोग जो आपके ऑप्शन सी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी, जिसमें के भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, सुअर, बकरी आदि के मांस आते थे। इस प्रकार ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अगला है हड़प्पा सभ्यता से ही सवाल है। चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति के संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। चनहुदड़ो कहाँ स्थित है ये बताना है। तो चनहुदड़ो आपके सिंध में स्थित है। सिंध सभ्यता के निवासी जो सिंध वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है चनहुदड़ो, ये सिंधु नदी के बाएं तट पर है। इसका खनन 1934 में एनजी मजमूदार ने किया था। 1934 में एनजी मजमूदार ने इसका खनन किया था चनहुदड़ो का। चनहुदड़ो जो है एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नली का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं। आगे है कि पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थों की संख्या बतानी। कितने पुरुषार्थ है? तो इसमें पुरुषार्थ कुल 4 है। कौन कौन पुरुषार्थ 4 है? ये पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ पाए जाते हैं। 4 पुरुषार्थ बताए गए। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से उन्नति करने हेतु पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसमें 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से मानव जीवाश्म पहला प्राप्त हुआ था।
ये किस जिला में है? तो होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी हथनौरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों के जीवाश्म प्राप्त किया गया था। हथनौरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म किस नदी घाटी में? तो नर्मदा घाटी में ये पाया गया था। अगला सवाल है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन और पशुपालन के साथ साथ कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है, बेलन नदी के किनारे स्थित है। ये नौ पसाड़ी का स्थल है। कौन सा पाषाण स्थल है? नौ पसाड़ी का। नौ पसाड़ का स्थल है मेहरगढ़। यहाँ पर पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जैसे गेहूं, जौ, खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरी तथा मवेशियों के पालन यहाँ पर हुआ करता था। अगला है 100 नंबर सवाल कहता है और हमारे सीरीज ये पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 1 का अंतिम सवाल कहता है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसे हम प्रतिदिन सेट करवाते रहेंगे जो हमारे आगामी AEDO की जो परीक्षा है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो 100 नंबर सवाल कहता है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, बिल्कुल सही है। किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का इसका उत्खनन किया था 1921 में, जबकि 1922 में मोहनजोदड़ो। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में, ये भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है, ये गलत है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे नहीं है। हड़प्पा के उत्खनन कर RD बनर्जी थे, नहीं। अभी हमने बताया हड़प्पा के उत्खनन करता कौन थे? आपके दयाराम साहनी। छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एक पहला सही है और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन ए। केवल 1 और 2 सही है। अगर बात करें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो इस प्रकार हमने आज 100 प्रश्नों का सीरीज जो है पूरा कर लिया है। आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्रतिदिन इसको रिवाइज कीजिए, ताकि जो BPSC द्वारा AEDO यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो पद है उसमें आपका अंतिम चयन हो सके। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।